गवर्नमेंट जॉब से बेहतर स्टेबिलिटी क्या हो सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आ गए दिल्ली। कोचिंग में फ़ीस दे रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तब मैं बिस्तर पे पड़ा होकर अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। उसी समय अचानक से एक छोटा सा आइडिया आया, 1 मिनट के वीडियो का। मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे, लोग मेरी वीडियो को शेयर कर रहे थे, लोग देख तो रहे थे लेकिन उनको पता नहीं था कि ये कौन है, क्या करता है। उसके बाद की वीडियोस ना वायरल हो रही थी, ना ज़्यादा ऑडियंस आ रहे थे उस पर। उस दिन मेरे घर में आटा भी ख़त्म था, 400 रुपये मेरे पास बचे थे आखिर के। मैंने एक दोस्त को कॉल किया। हेलो, मेरा नाम है हर्ष राजपूत। मैं एक यूट्यूबर हूँ और आपने मेरा काम देखा होगा धाकड़ रिपोर्टर ऑफ धाकड़ न्यूज़ के रूप में। मेरा जन्म बिहार के औरंगाबाद में हुआ। वहाँ से मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग की। तो वहीं पे जब मैं स्कूल में था, मुझे पेंट करने का शौक़ था। मुझे पेंटिंग बनानी अच्छी लगती थी और मूवीज़ देखना अच्छा लगता था। मैं मूवीज़ देखता था, उसमें जो एक्टर थे, मैं उस समय मेरी मेंटल लेवल ये भी नहीं विकसित हो पाई थी कि मैं किसी मूवी में कोई एक्टर मर गया, उसकी दूसरी मूवी आई, मैं सोचा ये ज़िंदा कैसे हो गया यार। तो इस तरह की मेरा मेंटल लेवल था, बट फिर भी मुझे मज़ा आता था मूवीज़ में, पेंटिंग में, या यूँ कहें कि क्रिएटिविटी में। लेकिन बिहार का हमारा एक रूल है कि तुम क्रिएटिव नहीं हो सकते हो उसमें, क्योंकि पैसा नहीं है। तुम्हें एक फ़िक्स लाइफ़स्टाइल, एक जो तुम्हारा जीवन है एक फ़िक्स होना चाहिए, तुम्हारी इनकम फ़िक्स होनी चाहिए, सब चीज़ स्टेबिलिटी। हम लोग स्टेबल रहते हैं, हम लोग इधर उधर नहीं जाते। तो मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, बिहार से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद एक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जॉब से बेहतर स्टेबिलिटी क्या हो सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आ गए दिल्ली मुखर्जी नगर में तैयारी शुरू की। मोस्टली हम किसान लोग हैं, तो एक जो सोर्स ऑफ हमारा रेवेन्यू होता है वो ज़मीन बेचना, यानी जो भी हमारा ज़मीन बेच के वही पैसे देते हैं कि ये लो, जाओ तैयारी करो, अपना जीवन सुधारो। तो मुखर्जी नगर आ गए थे, तैयारी चल रही थी, लेकिन एक जो क्रिएटिविटी वाला एक कोना था ना, वो कहीं पे पड़ा था, उसे बाहर आना था। तो जब तैयारी चल रही थी एग्ज़ाम्स की, तो कोचिंग में पढ़ते थे, आते थे घर पे और एक मस्त सी फिल्म देख के सो जाते थे। सुबह उठते थे तो रिग्रेट फील होता था, लगता था क्या कर रहे हैं, ये फिल्म देखने थोड़ी आए हैं। तो फिर एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाते थे, ठीक है, और उस टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करने की कोशिश करते थे। उसमें से 1-2 चीज़ें मिस हो जाती थी तो लगता था अरे यार, अब तो कर ही नहीं पाए। उस टाइम टेबल को हटाएं, अब दूसरा टाइम टेबल बनाएंगे और कल से एकदम सॉलिड पढ़ाई होगी। और कल एक की बजाय 2 फिल्में देख के सोते थे। तो इस तरह से 1 डेढ़ साल गुजर गया। यूँ कहे तो खुद से झूठ बोलना। घर वालों ने भेज दिया, जाओ तैयारी करो, कोचिंग में फ़ीस दे रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता तो था। ये भी नहीं था कि घर से पैसे लेके घर वालों ने किस तरह से पैसे दिए हैं, वह उसको यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, लेकिन एक अंदर से जो था कि मैं ये नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं हो पाई। तो उसके बाद किसी एक फ्रेंड का जॉब हुआ बैंक में, तो उसने अपनी लाइफ मुझे बताई कि जो बैंक में जॉब हुआ तो एक महाराष्ट्र के एक छोटे से ज़िले में उसकी पोस्टिंग थी। तो उसने बताया कि पैसे मिल रहे हैं, लेकिन एक कुर्सी पर बैठ के मेरा जीवन बीत रहा है। तो मैंने सोचा यार, जो मेरा सपना है वो ऑलरेडी ये एग्ज़ाम वाला एग्ज़ाम निकाल के नौकरी करना ही जी रहा है, लेकिन उससे भी खुश नहीं है। क्या मैं खुश हो पाऊँगा उससे? तो ये सारी उथल-पुथल वाली चीज़ें चल रही थी, लेकिन जो अंदर से रेबेल था, रेबेल नहीं निकल रहा था, क्योंकि ऊपर से है कि तुम वहाँ पे गए हो तैयारी करने। तो इसी बीच एक संयोग, बहुत बड़ा संयोग मैं अपने जीवन का मानता हूँ कि जब जिस फ्लैट में मैं रहता था, उस फ्लैट के नीचे एक मेरा दोस्त, जो कि मेरे बचपन का दोस्त था, जिसने स्कूलिंग साथ में करी थी, वो मुझे मिल गया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो? तो उसने बोला नहीं, मैं यहाँ पे थिएटर कर रहा हूँ। तो मुझे लगा थिएटर, ये क्या होता है? तो उसने मुझे बताया कि थिएटर में एक प्ले नाटक होता है, जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं लाइव ऑडियंस के सामने। और उसने जो उसका प्ले होने वाला था, उसकी टिकट मुझे दे दी। कुछ 1 रुपये में उनका कुछ इवेंट चल रहा था, तो 1 रुपये में वो लोग प्ले दिखा रहे थे, तो उसने उसकी टिकट मुझे दे दी। तो मैं गया थिएटर देखने मंडी हाउस में। थिएटर जब वो प्ले शुरू हुआ, तो उसमें जो लोग डायलॉग बोल रहे थे,
कोई माइथोलॉजिकल प्ले था, तो ऐसे राजा की तरह डायलॉग बोल रहे हैं और हम एज ए ऑडियंस बैठ के हमें लग रहा था कि क्या यार, ये तो सच में राजा है, और उसके हर एक डायलॉग पे तालियां मिल रही है। तो एक तरह से लगा ना कि ये यार, ये तो जादू है। हम क्या कर रहे हैं मुखर्जी नगर के 12x14 के कमरे में कुर्सी पर बैठ के किताबें पलट रहे हैं। असली जीवन तो ये है। तो जो रेबल को जो मिलना था वो चिंगारी वहाँ से मिल गई। उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब 100% मुझे यही करना है, मैं थिएटर करूँगा। घर वालों को शुरू में नहीं बताया, मैंने थिएटर में एनरोल कर दिया, पढ़ाई छोड़ दी, कोचिंग छोड़ दिया, मैं थिएटर करने लगा। धीरे धीरे थिएटर में कई चीज़ें होनी शुरू हो गई। जैसे आपको एक कुछ टाइम के बाद एक लिमिटेड पैसा घर से आता है, थिएटर के लिए आपको जाना होता है, आपका खाना पीना भी आपको वहीं खुद से करना होता है, क्योंकि वो एक पीरियड ऐसा था कि पार्ले जी बिस्किट पे मैंने कई दिन गुजारे हैं यहाँ पे दिल्ली में, लेकिन एक अंदर से जुनून था कि हाँ थिएटर कर रहे हैं। तो वो था, थिएटर किया, अलग अलग डायरेक्टरों के साथ काम किया, कई अनुभव मिले, कई चीज़ें सीखी कि हमें तो बोलना ही नहीं आता, किसी भी चीज़ का शुद्ध उच्चारण करना ही नहीं आता था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली। अलग अलग किरदार निभाए, अलग अलग जीवन जिया, जिसका मैं बता नहीं सकता कि जो करने में कितना मज़ा आया। तो ये सब थिएटर में 2 साल यहाँ पे निकल गए दिल्ली में। तो एक टाइम आया कि अब लगा कि अब हमने सीख लिया है। अब सीखने के बाद अब इससे पैसा भी कमाना है। और क्योंकि जो आप कर रहे हो, जो आपकी हॉबी है, जिसमें आप लगे हुए हो, उस हॉबी अगर वो आपको पैसे ना दे तो वो हॉबी किसी काम की नहीं है। तो उसके बाद मैं मुंबई चला गया ताकि टीवी सीरियल्स, इसमें फिल्म्स में अपनी किस्मत आजमाऊं और देखूं कि क्या मैं कहाँ तक जा सकता हूं। मैंने ऑडिशन देने शुरू किए। यहाँ पे एक एज ए ट्रेंड एक्टर दिल्ली से आप जाते हो और आराम नगर एक जगह है जहाँ पे ऑडिशन होते हैं। वहाँ मैंने देखा 1 किलोमीटर लंबी लाइन है और लाइन में जो मेरे से आगे लगे हुए हैं वो किसी हीरो से कम नहीं है। उनके बाइसेप, चेहरा चमक रहा है। उनको देख के लगा अरे हम कहाँ खड़े हो पाएंगे इस लाइन में। इस लाइन में इतने लोग हैं कि जिनका मैं 1% भी नहीं हूँ। तो एक तो वहीं समझ में आ गया कि हम कहाँ पे खड़े होते हैं। लेकिन फिर भी हार नहीं माना। छोटे मोटे सीरियल में छोटा मोटा रोल किया और हम लगे हुए थे। ये था कि अब जो भी करना है मुंबई में ही करना है और यहीं जो हो सकता है यहीं से हो सकता है, क्योंकि दिल्ली रह चुके थे, थिएटर कर चुके थे। तो अब ये था, ये एक वे होता है कि लोग दिल्ली में ट्रेनिंग लेने के बाद मुंबई जाते हैं और वहाँ जाके अपनी किस्मत आजमाते हैं। हम भी आजमा रहे थे। हमारे पीछे एक वैश्विक महामारी भी किस्मत आजमाने आ गई। तो उसके बाद हमें एक कोइंसिडेंस ही कहूँगा और लकी भी मानता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन से एक दिन पहले मैं अपने घर जा पाया। मैं अपने घर चला गया था। 1 से 1.5 लाख रुपए की सेविंग जो थी मेरे अकाउंट में बची हुई थी। घर पे हैं, आप एक ट्रेंड एक्टर हो जिसने नौकरी का छोड़ के थिएटर का चुना है, पूरे देश में लॉकडाउन लगा है। तो एक उस समय ये था कि अब क्या, कुछ ये नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा, क्या करना है। कोई उस समय माहौल, बिहार का माहौल भी ऐसा क्रिएटिव नहीं है कि वहाँ पे आप कुछ कर सको, या कुछ लोग भी वैसा कर रहे हैं ये भी नहीं दिखता था। तो हमें लगा कि अब यूट्यूब एक मीडियम है, इस पे काम किया जा सकता है। तो जो मेरी सेविंग बची थी वो मैंने सारा का सारा अपना सेविंग लैपटॉप में, कैमरा के माइक में और भी जो इक्विपमेंट्स आते हैं उसमें सारा का सारा सेविंग लगा दिया। एक बहुत सी 2-4 हज़ार रुपये का एक लिमिटेड बजट ही मेरे अकाउंट में बचा था। फिर मैंने 1-2 वीडियो बनाए तो उसका कुछ खास रिस्पांस नहीं आया। तो 1 महीने में और रुक गया। मैं पूरी तरह से डिप्रेस था, समझ में नहीं आता था क्या करूं। लोगों के मोटिवेशन वीडियोस भी देखता था। अभी मैं जोश टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं। मैंने जब मेरा एक समय था कि मैं डिप्रेशन की ओर जा रहा था, तो मैं जोश टॉक्स पे लोगों का वीडियो देखता था कि कैसे उन्होंने क्या किया, जीरो से ऊपर आने का सफ़र उनका। तो वो देख के एक लगता था कि यार ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो एक मोटिवेशन के लिए ये सब था। उसके बाद अनलॉक 1 हुआ, थोड़ी मोड़ी छूट लॉकडाउन में जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उस पर मिली। और लेकिन उस समय जो माहौल था ना, बड़ा ही नेगेटिव माहौल था। लोग डिप्रेस थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। और ये भी था कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। जो छोटे शहर है वहाँ पे लोग मास्क वगैरह नहीं लगा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें
एक मैसेज भी जाए लोगों को कि आप मास्क पहनो, नियमों का पालन करो और उन्हें ये चीज़ देखते हुए मज़ा आए। तो वहीं से एक मैं रात के 12 बजे मैं सो रहा था, सो क्या रहा था, मैं बिस्तर पे पड़ा होकर अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। उसी समय अचानक से एक छोटा-सा आइडिया आया 1 मिनट के वीडियो का कि इस तरह से एक रिपोर्टर का किरदार बनाया जाए जो जिसके पास अथॉरिटी हो, ऑन स्पॉट न्याय कर सके, लोगों से बात कर सके, फ़नी वे में, कुछ भी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाउंडेशन ना हो। ये किरदार मैंने बनाया एंड मैंने वहाँ के लेबरर्स जो थे, जो डेली वेजेस के लेबरर हैं, उनको मैंने कास्ट किया एंड उनके साथ मैंने पहली वीडियो बनाई। पहली वीडियोज़ पे 500 व्यू गए। पहली बार ऐसा जीवन में हुआ था कि वीडियो पे 500 व्यू गए थे। मुझे लगा बहुत बढ़िया, तो एक यहाँ से मोटिवेशन आया। फिर एक अगली वीडियो बनाई जिसका नाम था डेयरी मिल्क। वो वीडियो वायरल हो गई। वो वीडियो इंडिया के सबसे बड़े फेसबुक पेज, आरसीबीजी मीडिया और जितने भी मीम्स पेजेस वगैरह हैं, उस सब पे वो वीडियो चला। लेकिन वीडियो में मैं अपना लोगो लगाता हूँ हर्ष राजपूत के नाम से, तो कई लोगों ने उस लोगो को क्रॉप कर दिया था। यानी लोग देख तो रहे थे लेकिन उनको पता नहीं था कि ये कौन है, क्या करता है, ये असल, कई लोग तो मुझे असल रिपोर्टर भी उस समय समझ रहे थे। तो वो जब वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोग, जो मेरा लोगो था, कुछ पेज पे उन्होंने नहीं हटाया था, तो लोगों ने वहाँ से सर्च किया, मेरे चैनल पे आए और मुझे सब्सक्राइब करना शुरू किया। तो जब ये सब चल रहा था उस समय 1300 सब्सक्राइबर थे मेरे। उसके बाद ये चलते चलते 20,000 सब्सक्राइबर मेरे आ गए। तो मुझे लगा अरे अब तो जीवन सेट है, हो गए सक्सेस, अब तो आगे हिला के रख देंगे। 20,000 सब्सक्राइबर आए, थोड़ी मोड़ी रेवेन्यू भी आनी शुरू हो गई। फिर आगे जो भी मेरे पास 2-4 हज़ार रुपये बचे थे वो सब डाल के मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो फिर ये जैसे अप का गया था वैसे उसके बाद डाउन का होना शुरू हो गया। 20,000 सब्सक्राइबर थे, मैं वीडियो बनाता था, किसी पे 5,000 10,000 ऐसा व्यू आ जाता था। उसके बाद धीरे धीरे व्यू भी आने कम हो गए और रेवेन्यू भी ख़त्म होने लगा। तो एक ऐसा माहौल बन गया कि मतलब आपके ने शुरू में एक वीडियो वायरल दे दी, ठीक है, कुछ लोगों के पास पहुंच गई, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिला। उसके बाद की वीडियोस ना वायरल हो रही थी, ना ज़्यादा ऑडियंस आ रहे थे उस पर, बट फिर भी मैं लगा रहा क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। बीच में जब इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हुई कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो जो मैंने एक छोटी सी टीम बनाई थी लोगों की, जो मेरा कैमरा पकड़ता था, जो मेरे साथ एक्ट करता था, तो वो लोग भी धीरे धीरे छोड़ के जाने लगे। तो एक ऐसा इंसिडेंट आया था कि वहाँ पे मैं शूट करने गया हूँ लेकिन एक्टर्स नहीं आए, तो मैं अपना कैमरा खुद ही बंद करके खुद ही, मैं बहुत उस समय मैं क्या बताऊँ कि मैं क्या फ़ील कर रहा था। मैं शूट करने गया जगह पे लेकिन कोई एक्टर ही नहीं आया। अपना कैमरा बंद करके मैं पीठ पे लादे हुए वापस अपने घर की ओर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या है, क्या हो गया मेरे साथ है। मैंने इसमें अपना सब कुछ दिया लेकिन मैं इसमें कुछ ख़ास नहीं कर पाया। इसी तरह से 2020 गुजर गया। उसके बाद 2021 में मेरा सब्सक्राइबर काउंट 20 से 25,000 के बीच में था, लेकिन वीडियोस पर व्यू नहीं आ रहे थे। मेरी जो टीम थी वो मुझे छोड़ के चली गई थी, कोई बचा नहीं था, मैं अकेला था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। कोई ऑप्शन नहीं है, आप जॉब की तैयारी छोड़ के आ चुके हो, आपके पास एक यही यूट्यूब है आपका, उसमें भी कुछ आप नहीं कर पा रहे हो। फिर उसके बाद जो बचा खुचा कसर था, एक हर्ष राजपूत नाम के एक टीवी एक्टर है जो काफ़ी फेमस है, उन्होंने भी अपना चैनल बना लिया था। तो उनके चैनल बनाने के बाद उनके शुरू के दिन ही 10,000 सब्सक्राइबर आ गए। तो उसके बाद जो लोग सर्च करके भी, किसी को बताता हूँ कि ये मेरा चैनल है, तो हर्ष राजपूत सर्च करने के बाद उनका चैनल आ रहा था, मेरा चैनल पता नहीं कहाँ खो गया था। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि जो मेरी एक छोटी मोटी एक प्रेजेंस थी, जो आइडेंटिटी थी, वो भी मुझसे छीन ली गई थी। तो अब जो भी मेरा चैनल नहीं बचा, सर्च में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। मेरे पास 400 रुपये बचे थे ये अप्रैल में, एंड उस समय एक लॉकडाउन के बाद एक बहुत ही बुरी स्थिति हो गई थी सबके साथ। इनफैक्ट उस दिन मेरे घर में आटा भी ख़त्म था, कि जिससे रोटियां बन सके वो आटा भी ख़त्म है मेरे घर में। 400 रुपये मेरे पास बचे थे आखिरी के। मैंने एक दोस्त को कॉल किया, उसकी एक पुरानी अल्टो गाड़ी थी, वो अल्टो गाड़ी लेके आया। 200 रुपये में मैंने उस गाड़ी को सजाया और बाकी 200 रुपये में मैंने एक लड़के को दे के उसके एक जो दूल्हे वाला कॉस्ट्यूम था वो दे के उसे तैयार किया कि वो दूल्हे का एक्ट कर सके। उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाई
वीडियो बनाने के बाद मैंने शाम को इसे अपलोड किया और सो गया। एंड इसके 7-8 बजे के बाद मेरी नींद खुली। मैंने देखा मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशंस हैं, तो इतने नोटिफिकेशंस थे कि एक डेली का आपका डाटा लिमिट होता है 1.5 GB का, तो मेरा डाटा लिमिट ख़त्म हो गया था और मेरे पास फ़ोन रिचार्ज कराने के पैसे नहीं थे। मतलब ये तो मैंने देखा कि मुझे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, यानी मेरी वीडियो इधर उधर कहीं अपलोड हो रही है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे फ़ोन में डाटा ही ख़त्म था। मैंने एक दोस्त को कॉल करके रिचार्ज करवाया। उसके बाद देखा कि जो ट्विटर पे है वो मेरी वीडियो चल रही है ट्रेंडिंग में, लोग डाल रहे हैं, बड़े बड़े मीडियाज़ कंपनी डाल रही है उस वीडियो को, और अचानक से धीरे धीरे चैनल पे व्यू बढ़ रहा है। पहले 50,000 व्यू आना एक बहुत बड़ी लग्जरी थी मेरे लिए। इनफैक्ट वो अब देख रहा हूँ कि लाखों में व्यूज़ आ गए हैं। अगले दिन 1 लाख सब्सक्राइबर का अकाउंट मैंने पूरा कर दिया था। उसके अगले दिन 2 लाख सब्सक्राइबर का अकाउंट पूरा हो गया। तीसरे दिन 3.5 लाख करीब सब्सक्राइबर आ गए थे। और उसी अप्रैल के फर्स्ट वीक में मुझे पता चला कि मेरा जो चैनल है वो इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉमेडी यूट्यूब चैनल बना। दैट वाज अमेजिंग। ये जो एक्सपीरियंस था ना, मुझे बता नहीं सकता। उसके बाद फिर मैंने इस कैरेक्टर के साथ और वीडियो बनाने शुरू किए। मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे, लोग मेरी वीडियो को शेयर कर रहे थे। और उस समय कोरोना का एक जो टाइम चल रहा था ना, वो उस समय मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आए। इनफैक्ट मुझे इस तरह का एक मैसेज आया था कि एक बंदा ने मैसेज कमेंट किया था वीडियो में कि अभी मैं क्वारंटीन सेंटर में हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने आपकी वीडियो देखी तो यहाँ पे बहुत ही गमगीन सा माहौल चल रहा था, तो मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरी हंसी निकल गई इतनी ज़ोर से कि आसपास के लोग मुझे देखने लगे। मुझे नहीं लगता कि मैं बच के यहाँ से ज़िंदा जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, लेकिन दोस्त आप वीडियो बनाते रहना, मैं एक बार आपसे मिलना ज़रूर चाहूँगा। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कमेंट्स आए। उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करता रहा। एंड उसके बाद बहुत सारी वीडियोस जो वायरल होते गई, न्यूज़ में फीचर होते गए। एंड एक मुखिया जी वाली जो वीडियो मैंने बनाई, उसने तो वो इंडिया के टॉप मोस्ट न्यूज़ में भी वो फीचर हो चुकी है, और उस पर बहुत सारे लोगों ने अपना ओपिनियन रिव्यू दिया है। इनफैक्ट इंडिया के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू कुछ एक्शन लेने वाले थे मेरे ऊपर, क्योंकि उन्हें लगा कि ये वीडियो कोई असली में रिपोर्टर है जो कि ऐसा कर रहा है। फिर उनको बाद में पता चला कि ये कॉमेडी के लिए लोग बनाते हैं, तो फिर वहाँ से सिचुएशन सब ठीक हो गई। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जब बुरे टाइम से गुजर रहा था, मेरे पास ऑप्शन था, मैं 10,000 की जॉब कर सकता था अपने होम टाउन में, एंड वहाँ से जो भी था सस्टेन कर सकता था, बट मैंने नहीं चुना। मेरे पास आखिरी के 400 रुपये बचे थे, मैंने अपनी पूरी लड़ाई लड़ा उससे। आखिरी का जो मेरा लास्ट शॉट था वो दिया। किस्मत, मेहनत, सबका सुई एक जगह पे आया एंड मुझे मिल गया जो मैं चाहता था। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप में है, आप लास्ट तक आपको जो चाहिए, आप कुछ दूसरी चीज़ें मत चुनो, आपको जो चाहिए बस वही चुनो। एंड अपनी लास्ट ब्रेथ तक मुझे वो चीज़ चाहिए ही, आपको कौन रोक सकता है लेने से, आपको मिलेगा ही। अगर मैं आपसे पूछूं कम्युनिकेशन क्या है, तो यकीनन तय बात है कि आपका जवाब होगा समथिंग दैट हैपेंस बिटवीन टू, इंटरचेंजिंग आइडियाज, एक्सचेंजिंग व्यूज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स, यही कहेंगे आप, है ना? तो मैं आपको बता दूं, ये कम्युनिकेशन नहीं मेरे दोस्त, ये ट्रांसमिशन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं 2+2 कितना होता है, और अगर आपका जवाब 4 आया, तो यकीनन मेरे और आपके मध्य कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन अगर आपने जवाब गलत दिया, तो हमारे आपके मध्य कम्युनिकेशन नहीं, ट्रांसमिशन हुआ। और ये पूरी दुनिया, लगभग 90% लोग ट्रांसमिशन सीख रहे होते हैं, कम्युनिकेशन नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि कम्युनिकेशन वो है जो आपको सफल परिणाम दे, कम्युनिकेशन वो है जो सार्थक सिद्ध हो, है ना? तो जब मैं आपको 1 मिनट के अंदर जब आपको कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन में इस तरीके का फर्क बता सकता हूं, तो कल्पना करिए कि मेरे पूरे कोर्स में आपको किन किन चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। तो इसलिए डाउनलोड करें इंडिया का बेस्ट स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप, जिसका नाम है जोशकिल्स। सोच क्या रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए, पहले कमेंट में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और अभी के भी डाउनलोड करें जोशकिल्स ऐप, और मायना दीजिए अपने व्यक्तित्व को, क्योंकि आपका व्यक्तित्व सर्वोपरि है। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ
जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ स्पॉटिफाई पर।